मम्मी, मैं अब घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। आप जानती हैं कि कितनी महंगाई है, और फिर मेरी पत्नी भी पेट से है। आपको भी पता है कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो होती नहीं है। मुझे अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए भी पैसे जमा करना है, और फिर बच्चा पैदा हो जाने के बाद भी 100 खर्चे निकल आते हैं। आप मुझे माफ़ करें। हम तो भाई के मुंह से ये शब्द सुनकर हक्का बक्का रह गए। मम्मी ने भाई से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? जानते हो ना कि हम माँ बेटी का इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमने हमसे हाथ खींच लिया तो हम क्या करेंगे? भाई ने कंधे उचका दिए थे और बोला, मुझे नहीं पता कि अब आप क्या करेंगी। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ, नहीं तो आप जानती हैं कि मुझे आपकी कितनी चिंता है। मम्मी बोली, सूरज, तुम्हें मुझ विधवा का ख्याल नहीं है तो अपनी अनाथ बहन का ही एहसास कर लो। तुम हमारे साथ यूं पेश ना आओ। मम्मी की बातें सुनकर भाभी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। वो कहने लगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हुए आपकी मम्मी हमें सुकून से जीने नहीं देगी। ये बहुत ढीठ है। आपने साफ साफ अपनी मजबूरी बता दी, मगर मजाल है जो उन्हें आपका एहसास हो। कैसे आपकी मिन्नतें करने लग गई है। सूरज भाई कहने लगे, हाँ रमा, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो, हम आज शाम ही घर से निकल जाएंगे। मम्मी झट से उठकर खड़ी हो गई थी। वो बोली, नहीं सूरज, ऐसा मत करना। ठीक है, तुम घर में खर्चा नहीं देना चाहते हो तो ना दो, मगर घर से मत जाना। चलो, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरे घर में एक आदमी मौजूद है जिसके कारण मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। कोई मर्द आंख नहीं डाल सकेगा मेरी बेटी पर। भाई कहने लगा, मम्मी देख लें, आपके पास वक्त है, सोच लें, हमें इस घर में देखना चाहती भी हैं या नहीं। इतना कहकर भाई घर से बाहर निकल गया था। भाभी भी अपने कमरे में घुस गई थी। मैं मम्मी के पास आकर बैठ गई थी। मम्मी मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं ऊंची आवाज में बोली, इन दोनों पति पत्नी को घर से निकाल कर बाहर फेंको। ये घर आपके नाम पर है। ये दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे तो हम किराएदार रख लेंगे, हमारा खर्च निकलता रहेगा, तो फिर हमें उनका क्या करना है। मम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। गुड़िया, तुम्हें मेरे सर की कसम है, चुप हो जाओ। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया हुआ था, मगर मम्मी की वजह से मैं चुप हो गई थी। मुझे अच्छी तरह से ये बात पता थी कि मेरी भाभी हम माँ बेटी से चिढ़ती हैं। उनका बस नहीं चलता था, नहीं तो वो हमें इस घर से निकलवा ही दें। पिताजी जब जिंदा थे उस वक्त भी भाभी घर में बहुत लड़ाई झगड़े करती थी। भाई हर बार अपनी पत्नी का साथ देता था। तब पिताजी कहते थे कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों पति पत्नी तुम लोगों को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे। पिताजी बड़े दूरदर्शी थे। शायद उन्हें पहले ही अपनी मौत का पता लग चुका था, और ये भी पता चल गया था कि उनके बाद हमारे साथ क्या सलूक होगा। इसीलिए ये घर मम्मी के नाम कर दिया था। पिताजी के देहांत को अभी 1 साल ही हुआ था कि भाई ने हमसे आंखें फेर ली थी। उन्होंने मम्मी के इलाज के लिए पैसे देना बंद कर दिया था। मम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज थी, उन्हें रोज गोली खाने की जरूरत पड़ती थी। मगर जब भाई ने पैसे से हाथ खींच लिया तो मम्मी ने दवाई खाना भी छोड़ दिया था। इस वजह से मम्मी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। भाई ने तो पहले ही अपनी आंखें फेर ली थी, और अब वो हमारे खाने पीने के खर्च से भी आज़ाद हो रहे थे। साफ शब्दों में कहूँ तो वो अपना किचन अलग करना चाहते थे। भाई हमारा अकेला सहारा था। हम बेहद परेशान थे और चुपचाप आंसू बहाए जा रहे थे। शाम तक हम वहाँ बैठे अपनी परेशानी में गुम थे। तभी भाभी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और बड़ी तेज आवाज़ में बोली कि आज कोई किचन में जाएगा या कोई मर गया है जिसका शोक मनाया जा रहा है। आपको पता है कि मैं पेट से हूँ, 6ठा महीना लग चुका है। इन दिनों में औरतों को वैसे ही बहुत भूख लगती है, और तुम दोनों माँ बेटी काम चोरी करके यहाँ बैठी हुई हो। किचन में जाओ और कुछ खाने पीने के लिए बनाओ, मेरा जी घबरा रहा है। मम्मी ने भाभी की बात सुनी तो झट से उठकर बैठ गई। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। मैं बोली, भाभी, जब हमें कुछ खाना नहीं है तो बनाना क्यों? हमारे पास ना तो पैसे हैं जिससे अपने लिए सब्जी ले आएं, और ना ही आटा है जिससे हम रोटी बना लें। एक भाई था हमारा, वो भी आपने हमसे छीन लिया। अब हम किचन में जाकर क्या करेंगे? आप अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाएं और खाएं। भाभी बोली, गुड़िया, तुम्हारी तो जबान बहुत ही चलने लगी है।
दूसरे घर जाकर तुम क्या करोगी? मुझे तो लगता है तुम बहुत जल्द तलाक लेकर हमारे सर पर वापस आकर बैठ जाओगी। मैं बोली, पता नहीं मैं ज़्यादा बदतमीज हूँ या आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि आपने किस तरह एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। भगवान से डरो, आप भी माँ बनने वाली हो। अगर कोई आपकी गोद में पड़ी हुई औलाद को इसी तरह छीन ले तो। मेरी चलती जबान को अचानक भाई के थप्पड़ ने रोक दिया। मुझे नहीं मालूम था कि भाई घर में आ चुके थे। उसने जब मेरी बातें सुनी तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और आते ही उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। मैं कांप कर रह गई थी क्योंकि आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। मैं भागकर कमरे में चली गई थी। मम्मी भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। मम्मी बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इस तरह के शब्द अपने मुंह से निकाले ही क्यों? तुमने मेरे पोते को बद्दुआ क्यों दी? तुम्हारी शिकायत भाभी से थी, उस मासूम जान से तो नहीं थी जो दुनिया में आया भी नहीं है, और तुम उसी को बद्दुआ देने लग गई हो। मैं मम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, मम्मी मुझे नहीं पता चला कि मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकल गए। मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं था। मैं उनके बच्चे को कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। मैं तो भाभी को भगवान से डरा रही थी। मैं चाहती थी कि वो डर जाएं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना रखें। मम्मी जो पहले ही बहुत दुखी थी, आज वो मेरे गले लगकर रोती रही। इतने में भाई कमरे में आ गया और कहने लगा, माँ अगर ये रोना धोना ख़त्म हो गया हो तो किचन में चली जाएं। मेरी पत्नी को भूख लगी है, उसके लिए खाना बना दें। मम्मी ने जल्दी से आंसू साफ किए और कहने लगी, हाँ हाँ सूरज, तुम चिंता ना करो, मैं अभी किचन में जाती हूँ। मम्मी ने मुझे छोड़ा और कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा शायद इन लोगों का दिल पिघल गया है जो कह रहे हैं कि खाना मम्मी ही बनाएंगी। इसका यही मतलब था कि खाना दोनों के लिए नहीं बल्कि 4 लोगों के लिए ही बनेगा। रो रो कर मेरे भी सर में दर्द शुरू हो गया था और बहुत जोरों की भूख लगने लगी थी। मैं कमरे में अंधेरा करके लेटी हुई थी। बाहर जाने से डर लग रहा था। मुझे यही डर था कि कहीं भाई मुझे फिर से ना मारने लगे। मुझे मम्मी का इंतजार था कि वो कब कमरे में आएंगी और मुझे आकर खाना देंगी। यूं ही इंतजार करते करते रात के 9 बज गए थे। जब मम्मी कमरे में दाखिल हुई तो मैं जल्दी से उठ बैठी थी, मगर ये देखकर तो मैं दंग रह गई कि मम्मी के हाथ तो खाली थे। मैं बोली, मम्मी मेरा खाना कहाँ है? मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, बेटा सारा दिन मजदूरी करती रही हूँ किचन में, खाना तो मुझे भी नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? इतना काम अगर मैं किसी के घर में जाकर करती तब भी वो मुझे 2 वक्त की रोटी और सब्जी तो जरूर देते, मगर इतना तो जानती हो ना कि अपनों की अंतरात्मा मरी हुई होती है। मैं उठकर अपनी मम्मी के पास आ गई थी। मैं बोली, मम्मी आपको भूख लगी है? मम्मी ने सिर हिला दिया और ये देखकर तो मेरा कलेजा ही कट कर रह गया था। मैं बोली, मम्मी आप चिंता न करें, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर जाने लगी तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर जाने से रोक दिया। मैं बोली, क्या बात है मम्मी? उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। वो कहने लगी, मेरे लिए कोई फसाद खड़ा मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई इस घर से जाए। तुम्हें तो मालूम है ना, जब तक मर्द घर में होता है वहाँ की औरतें सुरक्षित होती हैं। अगर घर में मर्द ना हो तो दूसरे मर्दों को रास्ता मिल जाता है और फिर लोग बातें भी बहुत बनाते हैं। मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी हरकत न कर देना जिससे तुम्हारा भाई नाराज होकर ये घर छोड़कर चला जाए। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं आपको और दुख नहीं दूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखें। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने दुपट्टा सही किया और घर से बाहर निकल गई थी। मैंने पड़ोस का दरवाज़ा खटखटाया। सौम्या आंटी मेरी मम्मी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेंगी। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या बात है बेटी, सब ठीक तो है ना? तुम इस वक्त हमारे घर कैसे आ गई? मैंने कहा, मम्मी को बहुत भूख लगी है और घर में खाने को कुछ नहीं है। आपके पास थोड़ा सा खाना हो तो मुझे दे दो। आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कहा, भाई ने मेरी और मम्मी की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया है। मम्मी सारा दिन किचन में काम करती रही हैं, इसके बावजूद हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंटी ने जल्दी से मुझे ताज़ा रोटी बनाकर दी और साथ में सब्जी चावल भी दिया था। मैं उनका धन्यवाद करके वापस घर आ गई। मम्मी को खाना दिया तो वो भी बहुत खुश हो गई थी। फिर कहने लगी, बेटी तुमने बिना वजह हाथ फैलाया, मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा कि तुम्हें मांगना पड़ा है। मैंने तो कभी तुम लोगों को मांगना नहीं सिखाया था।
मैं बोली, मम्मी जब अपने बेगैरत हो जाएं तो दूसरों से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। मम्मी कहने लगी, गुड़िया मुझे तुम्हारी जबान से बहुत डर लगता है, तुम जरूर मेरे लिए कोई तमाशा खड़ा करोगी। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, जब तुम्हारे भाई ने मुझ पर जुल्म कर ही दिया है तो अब तुम भी उसके नक्शे कदम पर मत चलो। तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ देती हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये बातें सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। मैं चुप हो गई थी। अगली सुबह सौम्या आंटी हमारे घर आई थी। उन्होंने मम्मी के हाथ पर 5,000 रुपए रख दिए। मम्मी ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया तो आंटी ने मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। वो कहने लगी कि अगर तुमने मुझे कभी अपनी बहन समझा है तो तुम मुझसे मदद ले लो, नहीं तो मैं ये समझूंगी कि हमारा रिश्ता खोखला था। मम्मी वो पैसे नहीं लेना चाहती थी, मगर फिर उन्होंने पकड़ ही लिए थे। मम्मी ने आंटी से वादा किया कि वो बहुत जल्द उनके पैसे वापस लौटा देंगी। आंटी कहने लगी कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम इसको कबूल कर लो। मम्मी खामोश हो गई थी। फिर आंटी के जाने के बाद मम्मी बाजार से आटा और कुछ सब्जी वगैरह ले आई थी और फिर मेरे और अपने लिए खाना बना लिया था। और भाभी भूखी ही कमरे में पड़ी इसी इंतजार में थी कि खाना बनने के बाद ट्रे में रख कर मेरे सामने लाया जाएगा। मैंने मम्मी से कह दिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप भाभी को खाना बिल्कुल भी बनाकर नहीं देंगी। मम्मी कहने लगी, मैं मजबूर हूँ, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो। मैंने भी मम्मी को अपने सर की कसम दी। मैंने कहा कि अगर आप मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपको यूं किसी की नौकरी करते हुए नहीं देख सकती। मेरा बाप बहुत स्वाभिमानी था, आप उनकी पत्नी हैं। आप अपने आप को इस तरह बेबस ना करें कि लोग आपको कुचल कर गुजर जाएं। मम्मी खामोश हो गई थी। जाहिर सी बात है उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा, मगर क्योंकि मैंने उनको अपनी कसम दे दी थी इसलिए वो चुप कमरे में बैठी रही। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। हम दोनों माँ बेटी ने पेट भर कर खाना खाया और आराम से लेट गई थी। अभी आधा घंटा गुजरा था कि किचन से बर्तनों के खटकने की आवाज़ें आने लगी थी। भाभी ने हमारे दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। तुम दोनों माँ बेटी सुबह से किचन में क्या कर रही थी। अब मैं जब किचन में देखने गई तो वहाँ कुछ भी नहीं पड़ा। मुझे अपने कमरे की तलाशी दो। मैंने कहा, मेरी दोस्त ने मुझे पैसे दिए थे, उससे मैं अपने लिए सब्जी वगैरह लेकर आई थी, वही हमने बनाकर खा लिया। आप अपने पति की लाई हुई कमाई से खा लो। भाभी कहने लगी, तुम लोगों को पता है ना कि मेरी हालत कैसी है, कि मैं काम नहीं कर सकती, फिर मुझसे काम करने के लिए बोल रही हो। मैं बोली, अगर आपकी ये हालत है और आप काम नहीं कर सकती तो आपको नहीं लगता कि आपको इस हालत में भगवान से डरना चाहिए। मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया तो मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। भाभी ने जल्दी से भाई को फ़ोन करके घर पर बुला लिया था। जब भाई भी हमारा दरवाज़ा पीट रहा था, कहने लगा, मम्मी जल्दी से कमरे से बाहर आएं। मम्मी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने नहीं में सर हिला दिया कि आप दरवाज़ा मत खोलिएगा, मगर भाई ने इतना जोर डाला कि मम्मी को मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा। मम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, भाई गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। कहने लगा, मुझे पता है कि मेरी माँ तो ऐसी औरत है ही नहीं कि वो अपनी बहू के साथ जिद करे। तुमने ही मेरी माँ को बहकाया है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस घर में महाभारत मत करो, नहीं तो किसी भी राह चलते इंसान के साथ तुम्हारी शादी करके इस घर से निकाल दूंगा। आज भाई ने थप्पड़ मारा तो मैं अपना आपा खो बैठी। मैं बोली, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी पत्नी के पीछे लग गए हैं। आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। क्या कोई इतना स्वार्थी भी होता है कि बाप के मरने के बाद माँ के मुंह से खाने का निवाला भी छीन ले। इससे तो अच्छा है कि आप ये घर छोड़कर चले जाएं। मगर आप में गैरत कहाँ है, आप तो बेगैरत हैं। मेरी ये बात सुनकर भाई ने एक बार फिर से मुझे थप्पड़ मारा था, जबकि मम्मी चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। मैं गुस्से से बोली, मम्मी आप मेरे लिए क्यों नहीं बोलती? लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर मैंने अपना छोटा सा बैग निकाला और घर से बाहर निकल गई। मेरे पीछे ही मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी आ रही थी, वो भी रो रही थी। मुझसे कहने लगी, देखा वही हो गया जिसका मुझे डर था। हम दोनों बेघर हो गए हैं, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, आपको मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। वो घर जो आप छोड़ कर आई हैं वो आपके पति का था। वो मरने से पहले आपके नाम कर गए थे। उन दोनों को घर से निकालें और आप अपने घर पर जाकर बैठें। जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं वहाँ चली जाऊँगी। मम्मी कहने लगी, मैं अपनी जवान बेटी को भटकते हुए नहीं देख सकती। मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो? मैंने जवाब ना दिया तो मम्मी रोने लगी थी। कहने लगी, हे भगवान,
इस जिंदगी से तो अच्छा है कि तू मुझे मौत दे दे। मम्मी की बात सुनकर मेरा दिल दुखा था, इसलिए मैंने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसी बातें ना करें, आपको भगवान की सौगंध है। फिर मम्मी कहने लगी, अच्छा मुझे ये बताओ कहाँ जाने का इरादा है। मैं बोली, मैं मौसी के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। कहने लगी, मुझे दुख मिले थे तो मुझे अपनी बहन का ख्याल ही नहीं आया। चलो शुक्र है तुम उसके घर जा रही हो, वो हमें अपने घर में जगह जरूर देगी। हम दोनों माँ बेटी मौसी के घर पर चली गई थी। मेरी मौसी दूसरे शहर में रहती थी। वो बहुत ही अच्छी व्यक्तित्व की मालकिन थी। हमने उनके घर जाकर अपने सारे हालात बता दिए थे, तो मौसी ने हमें खुले दिल से अपने घर में और दिल में जगह दी थी। मौसा भी बहुत अच्छे इंसान थे, जिन्होंने हमारे आने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई थी, बल्कि वो तो कह रहे थे कि आप लोगों का घर है, जिस तरह चाहे रहें, जो चाहे मर्जी खाएं पिएं। मेरी मौसी नर्स थी। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाया करती थी और फिर घर के काम के लिए उन्होंने नौकरानी रखी थी। यहाँ मैं और मम्मी बहुत चैन से रह रहे थे। हमें यहाँ आए 2 हफ्ते हो गए थे। मौसी की अचानक से तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं उनकी वजह से बहुत परेशान थी। मौसी ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मौसमी बुखार है, जल्दी उतर जाएगा। मगर मौसी को इस बात की परेशानी थी कि इन दिनों अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। मौसी को कह दिया गया था कि अगर आपने छुट्टी की तो समझे कि इस नौकरी से हाथ धो बैठेंगी। मौसी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं थी। वो कहती थी कि अस्पताल जाती हूँ तो मेरा दिल लगा रहता है, घर में रहकर दीवारों को देख देख कर बोर हो जाती हूँ। वो परेशान थी कि अब क्या होगा। तब मैंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो आपकी जगह मैं अस्पताल चली जाया करूँगी। मौसी को मेरा मशवरा अच्छा लगा। वो कहने लगी, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूँगी, अगर वो इजाज़त दें तो तुम चली जाया करो। और उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी थी, क्योंकि मौसी की तबीयत सच में ख़राब थी। वो अस्पताल जाने की कंडीशन में नहीं थी, जबकि अस्पताल में भी किसी की ज़रूरत थी। मैं सुबह अस्पताल जाने लगी थी, तब मेरी मौसी ने मुझे एक बात कही थी। वो कहने लगी, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम किसी डॉक्टर से पैसे मत लेना और ना ही किसी से बात करने की कोशिश करना। मैंने मौसी की बात को पल्लू से बांध लिया था और अस्पताल आ गई। मैं अपने काम से काम रखती थी। एक सीनियर नर्स थी जो मुझे काम बता दिया करती थी। मुझ पर ज़्यादा काम का लोड नहीं था, क्योंकि मैं इस काम में अनाड़ी थी। बस मुझे मरीजों का ख्याल रखने को कहा जाता था, और जैसे ही किसी मरीज की हालत बिगड़ने लगती तो मैं वहाँ पर डॉक्टर या किसी दूसरी नर्स को बुला लाती थी। यूँ ही काफ़ी दिन गुजर गए थे। मैंने किसी से भी बात नहीं की थी। एक दिन एक कम उम्र और सुंदर सी नर्स मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, तुम बड़ी उदास रहती हो, ऐसा लगता है तुम किसी वजह से परेशान हो। मैंने उसे सारी बात बता दी थी। न जाने आज मेरे दिल को क्या हो गया था कि मैं खुद पर काबू ही ना पा सकी, और मैंने अपने सारे गुजरे हालात उसके सामने खोल कर रख दिए थे। वो उदास हो गई थी। कहने लगी, ये छोटी मोटी नौकरी छोड़ दो। जो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। फिर कुछ चुप रहने के बाद वो नर्स बोली, क्यों ना ऐसा करें कि जब तक तुम्हारी मौसी अस्पताल नहीं आ जाती तुम थोड़ा बहुत अपना कमा लो। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है। वो कहने लगी, तुम लेबर रूम की सफाई कर दिया करो, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगी, वहाँ की काम वाली छुट्टी पर है। मैंने ऑफर मंजूर कर लिया, मगर मैंने ये बात मौसी से छुपा ली थी। अब मैं रोज़ लेबर रूम की सफाई करती और नर्स के कहने के मुताबिक वहाँ रखी कचरे की थैलियाँ बाहर फेंक आती। बदले में मुझे हज़ारों रुपए मिल जाते। यूं ही एक हफ्ते में 18,000 जमा करने की काबिल हो चुकी थी। जरा से काम के बदले मुझे इतने पैसे मिलते हैं, मगर मैं ये सोचने पर मजबूर थी कि आखिर इन थैलियों में ऐसा क्या होता है कि वो नर्स मुझे सबसे छुप कर काम करने को कहती थी। दिन ब दिन मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी उन कचरे की थैलियों को उठा रही है। वो बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी थी। वो कचरा उठाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। अब मुझे लगा कि बात इतनी सीधी सी नहीं है जितनी मुझे लग रही है। जरूर इसमें कोई राज छुपा है। शक से मजबूर होकर इस बार मैंने थैली खोल कर देखी तो उसके अंदर तो अस्पताल की बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ और टीके वगैरह रखे हुए थे। ये एक सरकारी अस्पताल था और यहाँ पर गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। मगर कुछ दिनों से अस्पताल में ये खबर फैल रही थी कि यहाँ की दवाइयाँ और टीके कम पड़ने लगे हैं। सीनियर डॉक्टर्स का तो यही ख्याल था कि शायद मरीज बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से सारी दवाइयाँ ख़त्म हो रही है। अब मैंने देखा था कि दवाइयाँ कम पड़ने की वजह से
अब फ्री में नहीं दी जा रही थी, बल्कि मरीजों को पर्ची बनाकर दी जाती थी, जिस पर दवाई वगैरह लिखी होती थी, जो कि लोगों को खुद ही खरीदना पड़ रहा था। अब मैं सारा खेल समझ चुकी थी। ये नर्स मुझसे गैर कानूनी काम करवा रही थी और दवाइयाँ और इंजेक्शन मुझसे बाहर फेंकवा देती थी, जो कि एक गाड़ी आकर ले जाती थी। यकीनन वो दवाइयाँ ये किसी दूसरी जगह पर बेचकर लाखों रुपए कमा रही थी। इसकी वजह से बहुत से गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस काम में इसका साथ नहीं दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इसका ये पर्दाफाश करके ही रहूंगी। मैंने हिम्मत की और सीनियर डॉक्टर के पास चली गई थी। मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने पहले तो ये बात मानने से ही इनकार कर दिया। फिर जब मैंने उन्हें सबूत दिया तो उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और मुझसे कहा, अभी ये बात तुम बिल्कुल मत खोलना, मैं उसको पुलिस के हवाले करवाऊंगी। सीनियर डॉक्टरों ने पहले से ही पुलिस को बुला लिया था। जब नर्स ने मुझे कचरे वाली थैलियाँ फेंकने को कहा तो डॉक्टर ने पुलिस को इशारा किया तो उन्होंने आकर तलाशी ली और अंदर से दवाइयाँ और इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस ने उस नर्स को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि मैंने डॉक्टर्स की मदद की थी और सरकारी दवाइयों की गैर कानूनी बिक्री के धंधे को बेनकाब कर दिया था। इसलिए मुझे सरकार की तरफ से 6 लाख का इनाम भी मिला था और साथ ही साथ मुझे नर्सिंग की फ्री क्लासेस भी देने का मौका दिया गया था। मैंने ये बात जब मौसी और मम्मी को बताई तो वो भी खुश हो गई थी। फिर मम्मी ने कहा कि अब हम वापस अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम आराम से गुजारा कर सकेंगे। अब तो मौसी भी ठीक हो गई थी, इसीलिए वो अस्पताल जाने लगी थी। हम भी अपने घर वापस आ गए थे। मुझे मेरे शहर में नर्सिंग की फ्री क्लासेस दी जाने लगी थी। भाई और भाभी हमारे आने से बहुत परेशान थे। भाभी के आखिरी दिन चल रहे थे, मगर वो फिर भी हमारे साथ जुबान चलाने से बाज नहीं आती थी। लेकिन मैं अपना काम करती थी, मुझे उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं रही थी। मम्मी ने भी भाई को साफ साफ कह दिया था कि सूरज, अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। भाई तो ये बात सुनकर घबरा गया था, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में घर का किराया देना आसान बात नहीं था। इसीलिए वो मासूम से बन गए थे, मम्मी से माफ़ी मांगने लगे थे। मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने पहले घर छोड़ने का नाटक सिर्फ इसलिए रचाया था ताकि इन्हें हमारा खर्च न उठाना पड़े, जबकि इनका तो घर छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। कुछ समय बाद मैं खुद कमाने लगी थी तो भाई और भाभी मेरे सामने बहुत अच्छे बनकर आते थे। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब किसी भी चीज़ की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। मेरे ख्याल से अगर कोई हमारे साथ बुरा करे और हम उसे माफ़ कर दें तो ये उस पर एहसान नहीं होगा, बल्कि ये हमारा खुद पर एहसान होता है, क्योंकि इस तरह हम खुद को मन से साफ कर लेते हैं। मेरी मम्मी ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया था और मैंने भी अब घर के लिए एक काम करने के लिए नौकरानी रख ली थी, जो घर के सारे काम काज कर जाती थी। भाभी बड़ी शर्मिंदा सी फिरती हैं, वो तो हमसे नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं हैं। खैर, मैं और मम्मी अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और हमें किसी के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं रही। तो दोस्तों बताइए, क्या मुझे अपने भाभी और भैया को माफ़ करना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।